हेलो एवरीवन, बाइनोमियल थ्योरम में आ जाते हैं हम लोग इसके लेक्चर नंबर 3 पे। तो देखो, लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के देखेंगे, नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म्स देखेंगे, और भी कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के इन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के इन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। तो सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे। देखो, जनरल टर्म क्या आएगा, टी आर प्लस 1 कितना होगा, एन सी आर ए एक्स होल पावर हाउ मच, के इंटू बी टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। यही होता है ना जनरल टर्म। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। नाउ दिस इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर अलग करो, बी टू द पावर आर अलग करो, और ये एक्स पावर एन माइनस आर इसको अलग कर दो। तो अगर हमें कोफिशिएंट चाहिए, देखो एक्स पावर एन माइनस आर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये हुआ किसका कोफिशिएंट, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस आर। दिस पार्ट इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस आर। तो अभी इन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के। तो अगर एक्स पावर के का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस आर को के इक्वल कर देंगे। सही बात है। अगर हमें एक्स पावर के का कोफिशिएंट चाहिए तो एन माइनस आर को किसके इक्वल कर दें, के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा। कितना आ गया ये बोलो, आर आ गया एन माइनस के। ठीक है। तो एन माइनस के देखो क्या होना चाहिए, एन सी आर के अकॉर्डिंग आर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू एन होना चाहिए। अगर आर की वैल्यू ये आए इसके बीच में, और आर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर ये आएगा तभी हम कहेंगे कि ये कोफिशिएंट है। अगर इनमें से वैल्यू नहीं आई, इस रेंज से बाहर आ गई, या होल नंबर ना हुआ, उस केस में हम कहेंगे कोफिशिएंट इज व्हाट, कोफिशिएंट इज व्हाट 0, क्योंकि ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो इफ एन माइनस के, या हम ये कहें इफ आर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to n and r belongs to whole number, then coefficient of x to the power k is what, it is NCR। r कितना हो जाएगा, r देखो यहाँ पे कितना आया, n माइनस के आया ना, तो n माइनस के इंटू एन सी हो गया ना, इंटू ए पावर एन माइनस आर की वैल्यू डाल दो, कितनी है, एन माइनस के, तो एन माइनस के तो प्लस के हो जाएगा, इंटू बी टू द पावर आर मतलब एन माइनस के। ठीक है। एंड इफ आर डजंट सेटिस्फाई, इस कंडीशन को हम 1 बोल देते हैं। इफ आर doesn't satisfy condition 1, then भाई अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस तरह का टर्म होगा ही नहीं। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के इज व्हाट, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। ठीक है। चलो, अभी हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम लोग। राइट द जनरल टर्म ऑफ a माइनस 3b होल पावर 12 एंड हेंस फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a पावर 7 इंटू b पावर 5। इसी में ये भी लिख लो, आल्सो फाइंड, हेंस फाइंड। तो इसको हम ये बोलते हैं कि हेंस फाइंड, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, लेट अस से दिस इज फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में आल्सो फाइंड, ब्लैक कलर से लिख देते हैं, एंड हेंस फाइंड फर्स्ट पार्ट कोफिशिएंट ऑफ a to the power 7, b power 5. Second part coefficient of a power 5, coefficient of a power 3, b to the power 9. ओके, थर्ड पार्ट लेते हैं. थर्ड पार्ट में हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ a पावर 4, b पावर 6, राइट. तो चलो, तो ये तीन पार्ट हम लोग करेंगे इसमें. तो देखो करना क्या है, जो हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस 3b होल पावर 12, राइट. सबसे पहले तो हम इसको करेंगे, इसका लिखेंगे जनरल टर्म. बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा. tr प्लस 1 कितना होगा, 12cr a टू द पावर 12 माइनस r इंटू माइनस 3b होल पावर r. सही बात है, ऐसे ही लिखेंगे इसको. थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 12cr माइनस 3 पावर r अलग कर दो, बाकी बचा a पावर 12 माइनस r इंटू b टू द पावर r. सही बात है. अब पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. फर्स्ट पार्ट में हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, a पावर 7 b पावर 5. तो इस पे फोकस करो, पावर मैच कराओ. तो यहाँ a की पावर कितनी है 12 माइनस r, ये किसके इक्वल होना चाहिए 7 के इक्वल. एंड b की पावर कितनी है r, तो r किसके इक्वल होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए. दोनों से सेम r अगर आएगा तभी ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो अभी यहाँ से r कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ से भी r 5 है. इसका मतलब r 5 एग्जिस्ट कर रहा है. तो आंसर कितना हो जाएगा इस वाले केस में, बताओ. इस वाले केस में आंसर हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ a पावर 7 b पावर 5 हो जाएगा. ये कोफिशिएंट हुआ. देखो कोफिशिएंट वाला पार्ट कितना है, दिस पार्ट, राइट. कितना हो जाएगा बोलो, r5 डाल दो. 12c5 माइनस 3 पावर 5, माइनस 3 पावर 5 तो माइनस बाहर आ जाएगा और बन जाएगा 3 पावर 5. क्योंकि माइनस 1 पावर 5 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस आउटसाइड हो जाएगा. सही बात है, कोई दिक्कत नहीं. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब इंटू b पावर 9 चाहिए. तो अब देखो फिर कंपेयर करो, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए a पावर 3 b पावर 9. तो यहाँ a का कोफिशिएंट, a की पावर कितनी थी 12 माइनस r, तो 12 माइनस r को हम 3 के इक्वल लिखते हैं, एंड r किसके इक्वल 9 के इक्वल. सही बात है. तो यहाँ से r देखें कितना आ रहा है, r इक्वल टू 9 आ रहा है, और यहाँ से भी r 9 है. इसका मतलब ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा. तो कोफिशिएंट फिर लिख दो. इस वाले केस में आंसर कितना होगा बोलो, 12c 9 माइनस 3 पावर कितना हो जाएगा 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 12c9. 1 मिनट भाई, 1 मिनट. राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस, हेंस फाइंड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट फाइंड करना है बस. सही बात है. तो कोफिशिएंट पार्ट तो यही होगा, बस 12c9 लिख दो, और कितना हो जाएगा 3 पावर 9. वैसे 12c9 को 12c3 भी लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू NC n माइनस r प्रॉपर्टी से. ठीक है. अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट पे बोलो क्या है. थर्ड पार्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ a पावर 4 b पावर 6 चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ a पावर 4 इंटू b पावर 6. तो a पावर 4 तो कंपेयर करो भाई, इसके लिए देख रहे हैं हम लोग, तो इससे कंपेयर करो, राइट. तो बताओ 12 माइनस r कितना होगा, 12 माइनस r इक्वल टू 4, एंड r इक्वल टू 6. तो देखो यहाँ से r 6 आया, यहाँ से r कितना आया, r इक्वल टू 12 माइनस 4 8. तो ये तो r अलग अलग आ गए.
इसका मतलब ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आर 8 डालोगे तो चलो पहला वाला पावर तो मैच कर जाएगा a पावर 4, लेकिन फिर b पावर यहाँ 8 बन जाएगा, b पावर 6 नहीं बनेगा। और अगर r 6 लोगे तो दूसरा वाला तो b पावर 6 बन गया, लेकिन पहला वाला a पावर 6 बन गया, a पावर 4 नहीं बना, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब ऐसा टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस वन। टर्म चाहिए वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9CR 3/2 x स्क्वायर होल पावर कितना हो गया 9 माइनस आर इंटू -1/3x होल पावर 9 होल पावर r, सॉरी, सही बात है। चलो अब देखो इसको क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, टर्म चाहिए हमें पूरा, देखो 9CR ये बनेगा 3/2 होल पावर 9 माइनस आर, इसको अलग कर दिया, और ये -1/3 होल पावर r भी अलग कर दो। बाकी क्या बचा, देखो यहाँ पे बचेगा x पावर 2 है, उसकी भी पावर 9 माइनस आर है, तो 18 माइनस 2r बनेगा। और नीचे जो x लिखा है तो 1/x पावर r, ऊपर जाएगा तो -r बन जाएगा, तो ऊपर -r और कर दोगे तो -3r बन जाएगा। सही बात है ना भाई, x पावर 9 2 जा 18 और -2r हो गया, नीचे से जो x पावर r बना तो ऊपर जाएगा तो x पावर -r बनेगा, तो पावर में -r और ऐड हो जाएगा, तो 18 माइनस 2r माइनस r मीन्स 18 माइनस 3r बन जाएगा। ठीक है, ये जनरल टर्म अपने पास आ गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ x पावर 0 का। भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ किसका कोफिशिएंट, कौन सा टर्म, x पावर 0 वाला टर्म। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ फिर 18 माइनस 3r, 18 माइनस 3r शुड बी 0। अब ये 0 होगा तो x पावर 0 बन जाएगा, तो ये x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बताओ r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, r 6 डाल दो यहाँ पे, तो 6 + 1 7 हो गया, T7। 9CR 6 डालना है, 6। 3/2 होल पावर कितना बनेगा, 9 माइनस 6 3 हो गया, -1/3 होल पावर 6 हो गया, और ये x पावर 0 तो हो ही गया, यही टर्म हो गया। तो 9C6 को 9C3 भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये 3 पावर 3 है, और यहाँ पे देखो माइनस खत्म हो जाएगा, -1 पावर 6, तो नीचे 3 पावर 6 रहेगा, और ये भी 3 पावर 6 है, तो नीचे बन जाएगा देखो 2 पावर 3 बन जाएगा, और 3 पावर 3 बन जाएगा। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9C3 हो जाएगा 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, राइट। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया इसमें, 2 क्यूब तो पूरा का पूरा उड़ गया ये, और एक 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, 3 बचा, और ये 3 यहाँ से कैंसिल होके 3 स्क्वायर बच जाएगा। तो कितना आ गया फाइनली, दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 7 और नीचे 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये पूछा था टर्म, इन्होंने टर्म पूरा पूछा था इसलिए हमने टर्म निकाल दिया। अगर इसी में कहा जाता विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस वन, तो अगर इसमें हम क्वेश्चन चेंज कर देते, ये कहते हैं विच टर्म इज independent of x in 3/2x square -1/3x होल पावर 9। तो विच टर्म अगर बोलते तो क्या आंसर होता, तो इस केस में आंसर होता कौन सा टर्म, 7th टर्म, T7, 7th टर्म, ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 एंड x पावर -17 इन दिस वन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 एंड x पावर -17 इन दिस वन। तो जनरल टर्म निकाले, बोलो TR+1 कितना होगा, 15CR x पावर 4 होल पावर 15 -R इंटू -1/x³ होल पावर R। सही बात है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, तो कितना बना देखो, 15CR ये ऐसे ही लिखा रहने दो और -1 पावर R यहाँ लिख दो साथ में, इंटू अब x की पावर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पूरा कंबाइन करके, तो कि यहाँ से आएगा 60 -4R, -4R यहाँ से आएगा और 1/x पावर 3R ये बना था, 3R ऊपर जाएगा तो 4R -4R -3R -7R हो जाएगा, तो 60 -7R बन गया ये। सही बात है। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट देखो यहाँ पे अगर कहा जाए x पावर 60 -7R का कोफिशिएंट क्या है, तो ये बना x पावर 60 -7R का कोफिशिएंट। सही बात है। तो ठीक है, पहला वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 60 -7R इज इक्वल टू 32। तो बताओ ये 28 आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 7R इक्वल टू 28, तो R कितना हो गया, 4 हो गया। R 4 हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, कोफिशिएंट कितना है ये लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट कितना आ गया बोलो, कोफिशिएंट आ गया 15C, R की वैल्यू 4, -1 पावर 4 तो +1 हो जाएगा। और ये बस इतना ही कोफिशिएंट था, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15C4 बना बस, 15C4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 यही बनेगा, डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 12 हटा दो, ठीक है, और ये 2 से ये भी कैंसिल कर दो, 7 हो गया, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 1365। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -17 का देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर -17 ये अगर अपने को फाइंड करना है तो अब 60 -7R को किसके इक्वल कर देंगे, इसको कर देंगे -17 के इक्वल। सही बात है। तो इससे यहाँ 77 बनेगा, 7R इक्वल टू 77 मीन्स R इक्वल टू 11। सही बात है। R जब 11 आ गया तो बताओ फिर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट, तो 15CR 11 लिख दो, -1 पावर 11, बस खत्म। ये -15C11, 15C11 को 15C4 लिख सकते हो। तो फाइनली कितना आ गया, -1365। इसका निगेटिव हो गया बस। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन दिस वन। इसमें x पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे x पावर 6 का कोफिशिएंट, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको समझना भी है। x पावर 6 का कोफिशिएंट, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 वी वांट इन 2x² इंटू 1 + x होल पावर 5। डरने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोटेशन में लिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन दिस वन। तो हमने ये लिख दिया x पावर 6 का कोफिशिएंट वर्टिकल लाइन इन 2x² 1 + x होल पावर 5। तो देखो इसको ध्यान से देखना है हमें, जैसे हम इसमें x पावर 6 का कोफिशिएंट निकालेंगे, जो भी आएगा वो 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो 2 को तो तुम बाहर ले सकते हो ना, बाकी लिख दो क्या, x पावर 6 का कोफिशिएंट इन x² इंटू 1 + x होल पावर 5। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही समझना था कि देखो जो भी कोफिशिएंट आएगा अपना x पावर 6, इसमें ही तो निकालोगे x पावर 6 का कोफिशिएंट, जो भी आएगा वो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ऐसा करो 2 बाहर फेंक दो,
बाकी इसमें एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, जो भी आएगा वो बाद में 2 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, एक ही बात है। अब इसमें अगला पॉइंट जो है वो ये समझना है कि देखो हमें अगर एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, इस पूरे में चाहिए एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट, तो इसमें किसका चाहिए होगा भाई? हमें एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए था एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 5 में, तो इसमें किसका चाहिए होगा? एक्स पावर 4 का चाहिए होगा। क्यों? वो एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स पावर 6 का बन जाएगा। मीन्स वी विल से दैट नाउ वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन 1 प्लस एक्स होल पावर 5। समझ में आया? इसको चाहो तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स पावर 6 था। जब हम एक्स पावर 6 का पूरे में निकाल लें, या हम ये कहें ये 2 जो है वो 6 में माइनस कर दो, 2 जो है वो 6 में माइनस कर दो, मतलब एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट हमें चाहिए 1 प्लस एक्स होल पावर 5 में। ठीक है, अब चलो इसमें एक्स पावर 4 का निकालते हैं। उसके लिए 1 प्लस एक्स होल पावर 5 का जनरल टर्म लिखो। कितना आएगा जनरल टर्म? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो नहीं समझ में आया है ये 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये समझना जरूरी है, तभी आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग इजीली कर पाएंगे। कितना आया ये जनरल टर्म? 5CR इंटू एक्स पावर आर, यही बनेगा। तो बताओ हमें किसका चाहिए? एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए इसमें, तो r इक्वल टू 4 डाल दो। r इक्वल टू 4 डालोगे तो क्या बन जाएगा? 5C4, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू कितना हो गया? 5C4। सही है, इसमें जो एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट है वो 5C4 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5C4। और सिंप्लीफाई करना है, 5C4 को 5C1 लिख सकते हैं। NCR इक्वल टू NC n माइनस आर प्रॉपर्टी से, तो ये कितना हो गया? 5C1 तो 5 होता है, तो हो गया 2 इंटू 5, आंसर हो गया 10। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस वन। अब देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? देखो हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इस पूरे में चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें क्या? इसमें कर दो, इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए इसमें इस पूरे में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा? 3x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 4, फिर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 4। राइट, ये स्टेप क्लियर हो गया, बस मल्टीप्लिकेशन किया, अभी कुछ नहीं किया। अब देखो हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए इस पूरे में, दैट इज इक्वल टू, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालें -4 टाइम्स इसमें निकालें। तो देखो एक्स क्यूब का चाहिए तो 3 तो बाहर ही फेंक सकते हो, या नहीं फेंकना है तो अभी लिख दो। एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट किसमें? 3x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 4, इसमें एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट किसमें निकालेंगे हम लोग? 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 4 में। सही बात है। अब जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये 3 तो बाहर ही निकाल सकते हैं, तो 3 बाहर फेंक दो इसको। इसमें बाकी बचे हुए में एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें से ये 4 बाहर भेज दो। बाकी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हम निकालेंगे किसमें? एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 4 में। सही बात है। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ध्यान दो हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इस पूरे में चाहिए, या हम ये कहें यहाँ पावर 1 है तो ये 1 इसमें माइनस कर दो, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने याद कराया था कि देखो एक्स पावर 6 का चाहिए था इस पूरे में, तो इसमें एक्स पावर 4 का निकाला। या हम ये कहें 6 इसमें 2 माइनस कर दो, ये 2 इसमें माइनस कर दो, तो ऐसे इसमें कर देते हैं, ये 1 इसमें माइनस कर देते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसमें? 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 4 में निकालेंगे।
-4 इंटू, ऐसे इसमें देखो ये 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट 3 - 2 1 हो गया, किसमें 1 + 2x² होल पावर 4 में। सही बात है। अब 1 + 2x² होल पावर 4 दोनों में है, इसका जनरल टर्म लिखो। तो इसका जनरल टर्म अगर हम लिखें 1 + 2x² होल पावर 4 का जनरल टर्म अगर लिखोगे तो क्या आएगा, TR + 1 = 4CR 1 पावर 4 - R, तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ आएगा 2x² होल पावर कितना, 4 - R। सही बात है। गलत, 4 - R तो हो गया ना, यहाँ पे R आएगा सिर्फ, इसका मतलब ये बन जाएगा 4CR इंटू 2 पावर R इंटू x पावर 2R। सही बात है, ये बना। अब चलो यहाँ से वॉच करो और बताओ कितना आएगा ये। इसमें हमें x² का चाहिए, x² का चाहिए तो यहाँ R1 डालना पड़ेगा। कितना डालना होगा, R1। सही है, तो यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, अगर x² का चाहिए तो R कितना डालना होगा, 1। R1 डालेंगे तो x² बन जाएगा। यहाँ देखो इस वाले में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें x का कोफिशिएंट चाहिए तो 2R को 1 डालोगे, 2R को 1 डालोगे, तो 2R को 1 डालोगे तो R तो हाफ हो जाएगा, तो R हाफ डालना पड़ेगा, तो R हाफ तो पॉसिबल होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। चलो इस वाले का तो लिख दे, 3 इंटू कितना बन गया बोलो, R इसमें जब 1 डालोगे, R 1 डालो इसमें, कोफिशिएंट तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, कोफिशिएंट इज ओनली दिस पार्ट। सही बात है, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू 4C1 आ गया समझ में, -4 इंटू, थोड़ा सा ये हो सकता है टफ लग रहा हो, 2-3 बार देखना, इसको आसान लगने लगेगा। -4 इंटू, इसमें तो आएगा नहीं कुछ भी, तो इंटू 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो गया ये, 3 इंटू 4, 4C1 4 होता है, आंसर हो गया 12। सही बात है, किसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक मिनट भाई, 1 मिनट, गलती हो रही है अभी। क्या गलती हुई है बताओ, कोफिशिएंट तो ये पूरा है ना, R1 डाला है तो 2 पावर 1 भी तो आएगा यहाँ, इसमें तो 0 ही आना है, तो 4 ही है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर -1 इन दिस वन। तो ठीक है, अब इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो x पावर -1 का कोफिशिएंट चाहिए हमें, किसमें, इस पूरे में, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करो, पहले इस वाले टर्म को हम पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो आ जाएगा कितना, 1 + 1/x होल पावर 8। फिर दूसरे में मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू x² इंटू, अभी कितना आ जाएगा ये, 1 + 1/x होल पावर 8। फिर प्लस तीसरे में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो, x पावर 4 इंटू 1 + 1/x होल पावर 8। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखो दिस इज इक्वल टू, हमें चाहिए x पावर -1 का कोफिशिएंट, किसमें, 1 + 1/x होल पावर 8 में। फिर प्लस ये 3 तो बाहर कर दो, x पावर -1 का कोफिशिएंट किसमें, x² इंटू 1 + 1/x होल पावर 8। फिर प्लस x पावर -1 का कोफिशिएंट किसमें, x पावर 4 इंटू 1 + 1/x होल पावर 8 में। सही बात है। अब देखो एक स्टेप और लिखते हैं, ये बनेगा x पावर -1 का कोफिशिएंट किसमें चाहिए बोलो, x पावर -1 का कोफिशिएंट चाहिए किसमें, 1 + 1/x होल पावर 8। फिर प्लस 3 टाइम्स, अब ये 2 जो है इसमें कम कर दो, स्क्वायर है ना ये, इसमें कम कर दोगे, -1 -2, तो x पावर -3 का चाहिए, किसमें चाहिए बोलो, 1 + 1/x होल पावर 8 में। फिर प्लस इसमें बताओ 4 यहाँ माइनस कर दो, तो x पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए, किसमें, 1 + 1/x होल पावर 8 में। सही बात है।
अब 1 प्लस 1/x होल पावर 8, इसका हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं, तो इसका जनरल टर्म लिख देते हैं हम यहाँ। देखो क्या लिखेंगे, टी आर प्लस 1, किसका जनरल टर्म लिख रहे हैं हम लोग, 1 प्लस 1/x होल पावर 8 का, तो आएगा 8CR 1/x पावर r, यही बनेगा, जिसको ऐसे लिख सकते हो 8CR x पावर -r, ठीक है ना। तो अब बताओ, पहले वाले में -1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो पहले वाले में तुम्हें r कितना लेना पड़ेगा, r = 1 लेना पड़ेगा, तो r पावर x पावर -1 बन जाएगा। कोफिशिएंट सिर्फ इतना है, ये ध्यान रखना, दिस पार्ट इज द कोफिशिएंट। दूसरे में बताओ कितना होगा, दूसरे में जब x पावर -r -3 चाहिए हमें, तो r = 3 डालना होगा, सही बात है। इस वाले बोलो r कितना डालना पड़ेगा, r 5 डालना पड़ेगा, तभी तो r पावर -5 बनेगा। तो बस आंसर लिख दो अब सीधे, बताओ क्या आएगा ये, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम अगले स्टेप पे आते हैं यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू, बोलो 1 डालोगे इसमें कितना आ जाएगा, ये कोफिशिएंट है, बस इसको डालना, इस पे डालना है सारी वैल्यूज़। पहले वाले पे बोलो 8C1 आ जाएगा, फिर +3, यहाँ पे 3 डालना है तो 8C3 बन जाएगा। अगला वाला बोलो +5 डालना है तो कितना आ जाएगा, 8C5। अब देखो 8C3 और 8C5 तो सेम ही हो जाएगा, 8C5 को 8C3 लिख सकते हैं ना, NCR = NC(n-r) प्रॉपर्टी से। तो 8C1 पहला वाला तो 8 ही हो गया, दूसरा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 टाइम्स 8C3 हो जाएगा। 8C3 हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, तो ये तो कैंसिल हो गया इससे, और दोनों से देखो 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये बना 1 + 8 कॉमन 28 हो गया, ये 7 × 4 = 28, तो ये बना 29 × 8, कितना आ गया, 8 × 9 = 72, तो 2 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 16 + 7 23, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन, ठीक है। x से इंडिपेंडेंट चाहिए, मीन्स हमें चाहिए x पावर 0 का कोफिशिएंट, किसमें, इस पूरे में। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो पहले, तो पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को 1 से, इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले से, कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9, फिर प्लस x इंटू, अब x से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3/2 x² - 1/3x होल पावर कितना हो गया, 9, फिर +2 x³ इंटू 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9, आया समझ में। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अब x पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए अलग अलग टर्म पे, तो चलो इस वाले में किसका चाहिए, देखो x पावर 0 का कोफिशिएंट, डायरेक्ट लिख दो 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9, इसको हमने अलग कर दिया, फिर प्लस, अब देखो इस पूरे में किसका चाहिए, x पावर 0 का, तो ये x है, एक पावर वहाँ कम कर दो, तो x पावर -1 का, 0 में ये वाला x पावर 1 कम हो जाएगा, तो x पावर -1 का कोफिशिएंट चाहिए किसमें, 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9 में। अब ये +2 तो अलग हो जाएगा, अब यहाँ देखो 3 है तो 3 उसमें कम कर दो, तो x पावर -3 का कोफिशिएंट चाहिए, किसमें चाहिए बोलो, 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9 में। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिख देते हैं, किसका, 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9 का जनरल टर्म लिखो, TR + 1, बताओ कितना आएगा, यह आएगा 9CR 3/2
एक्स स्क्वायर होल पावर 9 माइनस आर इंटू -1/3x होल पावर आर। सही बात है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दिस इज इक्वल टू 9CR इंटू 3/2 अलग करो, 3/2 पावर 9 माइनस आर अलग कर दिया, -1/3 होल पावर आर भी अलग कर दिया। ठीक है। और बचा x की पावर। x पावर देखो कितना आया, x पावर 9 2 जा 18 तो ये हो गया देखो, है ना। और -2r ये आएगा और नीचे से जो x पावर r आएगा वो ऊपर -3r बन जाएगा। समझ में आया ये। 9CR 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 9 माइनस आर इंटू दिस वन। तो 9CR 3/2 पावर कितना हो गया, 9 माइनस आर अलग कर दिया, -1/3 पावर आर अलग कर दिया। x पावर यहाँ आएगा 9 2 जा 18 -2r, और ये नीचे वाला जो x पावर r था ऊपर जाएगा -r बनेगा। तो 18 -2r -r 18 -3r हो गया। सही है। तो कोफिशिएंट कितना बनेगा, देखो x पावर 18 -3r का कोफिशिएंट है ये पूरा है, ये पूरा। इसको लिखना पड़ेगा अपने को। चलो अब पहले वाले में देखो क्या करना है, किसका कोफिशिएंट चाहिए अपने को। पहले वाले में हमें चाहिए कोफिशिएंट 18 -3r का, राइट। तो पहले वाले में 18 -3r का चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। 18 माइनस नहीं, किसका चाहिए, x पावर 0 का चाहिए। तो 18 -3r को 0 करेंगे पहले वाले में। दूसरे वाले टर्म में देखो x पावर -1, तो 18 -3r -1 के इक्वल करेंगे। और तीसरे वाले में देखो 18 -3r को कितना करेंगे, -3। ठीक, बताओ इस वाले से r कितना आ गया, r 6 आ गया। ये तो परमिसिबल है, ले लेंगे। यहाँ से देखो r कितना आएगा, r आएगा अपने पास 3r = 19, 19/3। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। यहाँ से बताओ कितना आएगा, ये 19/3 हो गया। इस वाले से कितना आया, 3r वहाँ जाएगा 21, 21/3। तो r कितना हो गया, 7 हो गया, राइट। तो चलो कोफिशिएंट्स बता दो क्या क्या आएंगे पहले वाले से। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, बोलो r इसमें 6 डालना है, तो 6 डालो भाई, सारे टर्म्स यहीं से आने, 6 डालो तो 9c6। सही है। 3/2 होल पावर कितना आएगा, बोलो अलग अलग कर देते हैं। 3/2 ऊपर बन गया 3 पावर, 9 - 6 3 हो गया, और नीचे भी 3 हो गया, इंटू -1 पावर 1/3 -1/3 होल पावर 6, तो -1 पावर 6 तो +1 हो गया, बाकी बचा 1/3 पावर 6। तो r की वैल्यू 6 डाल दी इसमें। अब प्लस ये वाला तो 0 ही आएगा, क्योंकि 19/3 फ्रैक्शन है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। अब इस वाले में बताओ कितना डालना है, 7। तो इसमें लेकिन साथ में 2 भी है आगे, तो 2 भी लिखो, इनटू बाकी 7 डालो इसमें 7। तो 9c7 इंटू 3 पावर 9 - 2, 9 - 7 2, और नीचे भी 2 स्क्वायर इंटू, आप 7 यहाँ डालोगे तो माइनस रहेगा यहाँ पे, -1 रहेगा ना इसमें, क्योंकि r ऑड है। तो -1 पावर 7 -1 रहेगा, और ये बचेगा 1/3 पावर 7। चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9c6 को 9c3 लिख सकते हैं, और 9c3 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7, और नीचे 3, तो 3 × 2 लिख सकते हैं, इंटू ये तो कैंसिल हो गया एक, देखो 1/3 क्यूब बना, 2 क्यूब तो लिखा ही रहने दो ये, और ये 3 क्यूब बन जाएगा। प्लस दूसरा वाला देखो कितना आ रहा है, 2 × 9c2 है, तो 9 × 8/2 बन जाएगा, और ये 3 स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो है ही, ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 5 बन जाएगा। चलो और देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 पावर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, सही बात है।
बाकी 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया और ये 3 से कैंसिल होके 3 स्क्वायर बना देगा। तो ये बना 7 बाय, बोलो 7 बाय 3 स्क्वायर इंटू 2। 3 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, 9 इंटू 2 18 ये हो गया। माइनस माइनस यहाँ बताओ कितना, ये देखो एक तो 2 स्क्वायर, देखो 2 क्यूब बन गया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचा, माइनस तो है ही, और 9 भी कैंसिल कर दो नीचे से 9 कैंसिल कर दोगे तो 3 क्यूब बनेगा 27 बनेगा, नीचे 27 हुआ, राइट। और ऊपर बचा अपने पास 9 खत्म हो गया, 2 बचा है बस ऊपर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब ये नीचे आ जाएगा, देखो 18 और 27 54 एलसीएम हो जाएगा। 18 3 जा तो 21 ये हो गया, -4 हो गया। कितना आ गया फाइनली आंसर इज 17/54। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं अब हम। बोला है द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कैसे मिलेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, बहुत आसानी से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स होल क्यूब लिखा है, और उस पूरे की पावर कितना है 20। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस एक्स होल पावर 60, सही है ना। तो और इसके एक्सपेंशन में हमें पता है टोटल कितने टर्म्स होते हैं, 61 हो जाएंगे n+1, तो आंसर कितना हो जाएगा 61 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है ना। डिसिमिलर टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि x की डिफरेंट पावर्स, मान लो अगर एक्सपेंशन कर रहे हो और ऐसा टर्म आ रहा है, मान लो x² आ रहा है प्लस 3x प्लस 7x³ आ रहा है, फिर प्लस 4x² आ रहा है, तो बताओ कितने डिफरेंट टर्म्स हुए, 4 नहीं हुए, ये 3 ही टर्म्स हुए। क्यों हुए, क्योंकि ये और ये तो मर्ज होके 5x² बन जाएगा, ये अलग है ये अलग है, तो टोटल 3 टर्म्स ही होंगे, 4 टर्म्स नहीं होंगे, तो ध्यान रखना इसमें। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल कितने डिसिमिलर टर्म्स मिलेंगे 61। पता ही बाइनोमियल एक्सपेंशन में x+y होल पावर n में टोटल कितने टर्म्स आते हैं n+1। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस वन। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जनरल टर्म लिखना है, tr+1 बताओ कितना हुआ, यू हुआ 9cr x² पावर 9 माइनस r, सही बात है, इंटू -3/x होल पावर r, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9cr ये हुआ x पावर 18 - 2r, और ये -1 पावर r अलग करो, 3 पावर r अलग करो, नीचे x पावर r अलग करो, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 9cr -1 पावर r अलग, 3 पावर r अलग, और कितना हो जाएगा x पावर बोलो 18 - 3r हो गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है, मतलब x पावर 0 की बात कर रहे हैं। तो अब 18 - 3r को क्या करोगे, 18 - 3r को 0 कर दो, तो r कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब कौन सा टर्म हो गया इंडिपेंडेंट, r6 डालोगे 7th टर्म इंडिपेंडेंट हो गया। 9c क्या करोगे 6 -1 पावर 6 तो +1 हो जाएगा, और ये बना 3 पावर 6। 9c6 को 9c3 लिख सकते हैं, जिसको लिखेंगे 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1, और ये 3 पावर 6 है ही। तो बताओ कितना आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 7 4 जा 28, और 3 पावर देखो एक 3 कैंसिल होगी, ये 3 बनेगा, पावर में एक इंक्रीज कर जाएगा, तो 28 × 3 पावर 7 आंसर हो गया। अगला फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन दिस वन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, x पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इसमें। तो देखो हम इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला मेथड पहले समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर सेकेंड मेथड करेंगे। तो मेथड फर्स्ट देखो, पहले मेथड फर्स्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखो ध्यान से, पहले वाले को एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना आएगा, बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहे हैं, 6c0 2 पावर
2 पावर 6 एक्स स्क्वायर पावर 0, फिर आएगा 6c1 2 पावर 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 1 तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6c2 लिखेंगे। अब 2 पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, और एक्स स्क्वायर पावर 2 तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। सही, स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिखा है। अच्छा, अब इसके आगे हम टर्म्स नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट लिख देते हैं बस। क्यों? क्योंकि इससे पावर एक्स पावर 4 से ज़्यादा टर्म पावर मिलना लगेगा, और 1 माइनस एक्स होल पावर 10 में हमें कांस्टेंट मिलेगा, एक्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो कोई भी टर्म एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई होके, भाई एक्स पावर 4 से बड़े वाले से मल्टीप्लाई होके एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट तो नहीं बनाएगा। अच्छा, दूसरे वाले को भी एक्सपेंड कर दो, कितना आएगा बोलो? ये आएगा 10c0 माइनस 10c1 एक्स, सही है, फिर प्लस 10c2 माइनस एक्स होल स्क्वायर तो प्लस का आएगा, फिर प्लस 10c3, अब ये तो माइनस का आएगा, इसको माइनस का लिख दो। अगला बोलो क्या आएगा? प्लस का आ जाएगा 10c4 एक्स पावर 4। अब आगे हम नहीं लिखेंगे, क्यों? माइनस का आएगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब एक्स पावर हायर पावर आएगा, वो इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई होके, पहले वाले पार्ट की किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होके एक्स पावर 4 नहीं क्रिएट करेगा। तो हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। तो बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? सबसे पहले जब ये वाला टर्म, थोड़ा और हम नीचे लिख देते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? देखो, जब ये वाला टर्म जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाके, इस वाले से, तभी मिलेगा। इसका मतलब पूरा प्रॉपर लिख रहे हैं हम, 6c0 2 पावर 6 इंटू कितना, 10c4, यही मिलेगा। ठीक, अब देखो अगला कब मिलेगा? जब ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स से नहीं, एक्स स्क्वायर वाले से, एक्स स्क्वायर वाले से। इसका मतलब ये वाला मल्टीप्लाई हो किससे, इस वाले से, तब मिलेगा। इसका मतलब प्लस कितना, 6c1 2 पावर 5 इंटू 10c2 आ गया। अब इसके बाद अगला कब मिलेगा? जब ये वाला टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। सही बात है, एक्स पावर 4 वाला एक्स पावर 0 वाले से मल्टीप्लाई हो, तभी तो एक्स पावर 4 बनेगा। तो कितना आएगा ये, प्लस 6c2 इंटू 2 पावर 4 इंटू 10c0। आ गए सारे टर्म्स, बिल्कुल सारे टर्म्स आ गए। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करना पर्पज़ नहीं है, बस अपने को कोफिशिएंट निकालना जो मेन है उसको समझना था। अब हम लोग बात करेंगे मेथड सेकंड की। चलो, मेथड सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। पहला वाला तो हमने अपने आप को कन्विंस करने के लिए मेथड यूज़ किया है, क्योंकि जब सेकंड से यही वाला आंसर आएगा तब फील गुड फैक्टर आएगा कि हाँ यार सही है, जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं सेकंड वाला वो सही मेथड है, अच्छा और बढ़िया मेथड है। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले का जनरल टर्म लिखेंगे। बताओ पहले वाले का जनरल टर्म कितना आएगा, 6cr 2 पावर कितना, 6 माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर पावर कितना, एक्स स्क्वायर पावर r बनेगा। सही बात है, ये हमने पहले वाले का लिख दिया इंटू, अब हम दूसरे वाले का लिख रहे हैं। मतलब जनरल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये समझ लो। जैसे यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ये भी तो जनरली टर्म्स है, यही तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, r की वैल्यू चेंज हो रही। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा वाला हम r के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको s के फॉर्म में लिखेंगे। तो 10c(s) लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कितना, 1 पावर 10 माइनस s तो 1 ही हो जाएगा, माइनस x पावर कितना, s। सही बात है, ये बना। भी इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जनरल टर्म है, मतलब दोनों के जनरल टर्म का प्रोडक्ट है ये, तो ये ओवरऑल का जनरल टर्म है एक तरह से, जहाँ पे r और s क्या क्या है, r इज
आर और एस दोनों ही होल नंबर हैं, लेकिन साथ में आर कहाँ से कहाँ तक है, आर है अपना 0 से लेके 6 तक, और एस कहाँ से कहाँ तक है, एस इज इन द इंटरवल 0 to 10, लेकिन दोनों ही होल नंबर है। ठीक है, आर और एस चेंज करते जाओगे, यू विल गेट ऑल द टर्म्स। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये लिखा है 6CR इंटू 2 पावर 6 माइनस आर इंटू 10CS लिख दो, और x पावर बताओ कितना है फाइनली, x पावर देखो बना 2r यहाँ से, अच्छा -1 भी लिखो यार, ठीक है माइनस भी लिखो, -1 पावर s भी तो लिखेंगे, और x पावर बताओ कितना हुआ, x पावर यहाँ से 2r आ गया और यहाँ से +s आ गया, सही बात है। तो अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, इसका मतलब ये पार्ट जो है 4 होना चाहिए, मीन्स 2r प्लस s मस्ट बी 4, सही बात है, 2r प्लस s मस्ट बी 4। अब ये अपना 4 अगर होगा तो अब देखो r और s की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्या क्या केस बन रहा है r और s जो इसको सेटिस्फाई करे। तो r बताओ मिनिमम कितना ले सकते हैं, r हम मिनिमम ले सकते हैं 0, तो अगर r हमने 0 लिया तो s कितना होगा 4, सही बात है। फिर r की वैल्यू हम 1 ले, अगर r हमने 1 लिया तो s कितना आएगा, ये 2 बन जाएगा तो s हो जाएगा 2। फिर r कितना लेंगे, 2 लेंगे, r अगर 2 लेंगे तो s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा अपने पास 0, सही बात है। बस इसके अलावा हम और कोई r की वैल्यू नहीं ले पाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग s भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब बस ये 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में हमें x पावर 4 मिल जाएगा, तो उनका समेशन करना है। तो उनका समेशन अगर 3 जगह ऐसा आ रहा है तो तीनों के कोफिशिएंट का समेशन ही तो लिखेंगे, सही बात है। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज इक्वल टू, केस फर्स्ट से बताओ कितना आएगा, 6C0, R 0 रखना है और S 4 रखना है, 2 पावर बोलो कितना आएगा, 0 रखोगे तो 6 आएगा, और ये 10C, S कितना है पहले केस में 4 है, सही है। फिर प्लस -1 पावर 4 लिखोगे तो +1 हो जाएगा प्लस, अगला बोलो कितना आएगा, जब R 1 लेंगे और S 2 लेंगे तो 6C कितना आया R 1, और 2 पावर बोलो कितना हुआ, 2 पावर जब 1 डालोगे यहाँ तो 5 हो जाएगा, सही बात है। और कितना आएगा ये 10C, S कितना है इस केस में 2 है, और -1 पावर 2 +1 हो गया, प्लस तीसरा टर्म बताओ कितना आएगा, तीसरा वाला आएगा जब R हम 2 और S 0 लेंगे तो 6C 2 बना, और ये बना 2 पावर 6 - 2 4 हो गया, और कितना आएगा बोलो 10C 0, 10C 0 लिख दो। तो ये अपना आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब देखो मैच कर रहा है कि नहीं, अच्छे से देख लो, दोनों मैच कर रहे हैं। देखो इस वाले मेथड से हमने देखा था जो डायरेक्टली अपनों को समझ में आ रहा था, और ये वाला मेथड थोड़ा एडवांस मेथड हो गया, ठीक है, जो कि अपने को यूज करना है। दोनों से आंसर अपना सेम आ रहा है, सही है। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स? नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स का मतलब है रेडिकल फ्री टर्म, मतलब ऐसा ना हो कि 3 पावर 1/2 आ गया, 3 पावर 1/4 आ गया, है ना। तो ऐसे टर्म्स जो हैं वो रेशनल टर्म्स नहीं होंगे। तो 3 की पावर अगर इंटीजर है तब तो वो टर्म रेशनल हो जाएगा, जैसे 3 पावर 4 है तो रेशनल है, 3 पावर 1/8 है तो रेशनल नहीं है, 3 पावर 1/5 है तो रेशनल नहीं है, ठीक है ना, ये रेशनल टर्म्स में काउंट होगा। तो अब बोल रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, या हम ये भी कह सकते थे, ये भी पूछा जा सकता था, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर रेडिकल फ्री। रेडिकल फ्री मतलब ये वाला तो रेशनल है 3 पावर 4, 3 पावर 1/8 ये रेडिकल फ्री नहीं है। तो 3 पावर अगर पावर में फ्रैक्शन आ जाता है तो फिर वो रेडिकल फ्री नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं कैसे निकाला जाए नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक स्टेप तो यही लिख दो, 9 को 3 स्क्वायर लिख दें तो 3 पावर कितना हो जाएगा, 3 पावर 2 होल पावर 1/4, तो 3 पावर 1/2 बन गया। और दूसरा वाला देखो कितना है, 8 लिखा है, 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 पावर कितना हो जाएगा क्यूब, तो 1/2 ये भी हो गया। होल पावर कितना लिखा हुआ है 1000। तो अब सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखा जाए TR+1, बताओ कितना आएगा 1000 CR इंटू 3 पावर 1/2 होल पावर 1000 माइनस R, सही बात है, इंटू 2 पावर 1/2 होल पावर कितना R। और थोड़ा सही से लिखें इसको तो ये हो गया 1000, यहाँ पे R कहाँ से कहाँ तक होगा वो भी मार्क कर लो, R होल नंबर है और R कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1000, सही बात है। तो ये हो गया 1000 CR इंटू 3 पावर, बोलो ये कितना हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 500 माइनस R/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 पावर R/2, सही बात है, 2 पावर R/2 हो गया। अब देखो ये जो R/2 है, समझता है इसमें, अब ये R/2, अब तुम चाहते हो पावर रेडिकल फ्री हो, इसका मतलब R शुड बी इवन। तो बताओ R की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, मतलब R ऐसा हो जो 2 से डिविजिबल हो। तो R की बताओ क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब 0 से 1000 में वो वाली R की वैल्यू जो 2 से डिविजिबल हो, तभी 3 की पावर इंटीजर आएगा। तो बताओ R क्या क्या लें, 0 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 4 6 ऐसे लेते जाओ, कहाँ तक ले सकते हैं 1000 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ कितने हो गए, इवन वाले हैं ये सारे, ये 500 हो गया और ये एक और हो गया। तो आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो बताओ नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितना हो गया, सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 501। अच्छा, अगर इसमें हम बोलते नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, बोलो कितने होते भाई, ये 501 ये तो रेशनल टर्म्स है, तो बाकी जितने बच्चे हुए वो इर्रेशनल टर्म्स हुए। तो क्या 499 हुए, नहीं 499 नहीं हुए, 500 हुए। क्यों, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें पता है टोटल टर्म्स जो हैं एक ज़्यादा होते हैं ना, इसमें 1000 है, पावर 1000 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 1001। तो 1001 में ये वाले हटा दो, रेशनल वाले हटा दे, कितने आ गए, इर्रेशनल टर्म्स आ गए। नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स 500। चलो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, हमें चाहिए सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ रेशनल टर्म्स, तो जनरल टर्म लिखते हैं इसका, कितना आएगा TR+1, बोलो 15 CR 3 पावर 1/5 होल पावर कितना 15 माइनस R, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 2 पावर 1/3 होल पावर R। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो बना 15 CR इंटू 3 पावर, अब 5 से डिवाइड करोगे तो 3 माइनस 15/5 3 माइनस R/5 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा R/3 हो जाएगा, सही है। अब R हमें पता है, R होल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, R इज इन द इंटरवल 0 to 15। तो बताओ कौन से R हमें लेने हैं, ऐसे R लेने हैं जिससे ये R/5 इंटीजर आए और ये R/3 भी इंटीजर आए। इसका मतलब R 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बताओ R की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, एक 0 हो गया और एक 15 हो गया। तो यही दो नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 15 से डिविजिबल होना चाहिए। 15 से डिविजिबल नंबर्स 0 से 15 में कौन कौन से, एक 0 हो गया और एक 15 हो गया, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब रेशनल टर्म्स कौन कौन से आएंगे, जब R अपना 0 लोगे तो T1 आएगा और R जब 15 लोगे तो T16 आएगा। इन्हीं दोनों का सम चाहिए, तो बस इसमें रख दो, एक बार R 0 रखो तो कितना आएगा 15 C0
3 पावर बोलो, 0 डालोगे ना 3 आएगा, 2 पावर 1 हो गया, प्लस 15 डालोगे तो 15 बनेगा, और ये 3 पावर 0 बन जाएगा, 2 पावर 15/3 5 हो जाएगा। कितना हो गया 3 बाई ये 27 हो गया, और ये 2 पावर 5 32 हो गया। 32 प्लस 27 कितना हो गया 59। ये आंसर हो गया। सम पूछा था ना, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसके एक्सपेंशन में हमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स। तो ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि भाई अगर इसको हम एक्सपेंड करते तो 1 + 7√x होल पावर 30। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो NC0 मतलब एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम A0 बोल रहे हैं, फिर प्लस क्या आएगा, फिर आएगा NC2 7√x, नहीं हाँ A0, फिर NC1 आएगा ना, मतलब 30C1 × 7√x। इसका मतलब बाकी पार्ट तो कांस्टेंट ले लो A1 और बाकी √x आएगा, सही है ना। बाकी तो जो भी है तुम्हारे पास क्या आएगा NC, ये तो लिखोगे 30C1 और फिर 7√x पावर 1, ऐसे ही तो लिखोगे। तो इसको एक साथ लिख लो, 30C1 × 7, कोफिशिएंट तो है ना √x का, ठीक है। तो इसको हमने A1 लिख दिया और ऐसे लिख दिया। फिर अगला वाला टर्म लिखोगे, अगला वाला क्या आएगा, कहोगे 30C2 आएगा, फिर आएगा 7√x होल स्क्वायर आएगा। इसको हम 30C2 × 7 स्क्वायर × x लिख सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये वाला इसका कोफिशिएंट हुआ, x का कोफिशिएंट यही तो हुआ। इसका मतलब उसको हम A2 लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी अपना लिखा हुआ है √x होल स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, उसके बाद अगला वाला क्या आएगा, फिर अगला वाला इसी तरह से हम लिख देते हैं A3 × √x होल क्यूब। चलते जाओ, इंटीग्रल पावर्स का मतलब पावर इंटीजर होनी चाहिए x की। चलते जाओ, लास्ट वाला कितना है, सेकेंड लास्ट क्या आएगा, सेकेंड लास्ट आएगा A 30 तक जाएगा ये A29 √x पावर 29, और लास्ट आएगा A30 x पावर 30। सही बात है, बिल्कुल ये बनेगा अपने पास। तो देखो इसमें √x पावर 30 आएगा, क्या आएगा √x पावर 30। ठीक है, √x पावर 30 बनेगा। अब सुनो, कौन कौन से इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हुए, कौन कौन से इंटीग्रल कोफिशिएंट हुए। ये वाला हुआ, देखो A1 हुआ, A1 नहीं, A1 नहीं हुआ, A0 वाला हुआ क्योंकि x पावर 0 का कोफिशिएंट है। A2 वाला हुआ, ये x पावर 1 का कोफिशिएंट है। 4 वाला होगा मतलब A4 होगा, सोन A30 होगा क्योंकि x पावर 15 बनेगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वी वांट A0 कोफिशिएंट ऑफ द इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, मतलब x पावर 0 का, फिर x पावर 1 का मतलब A2, फिर A4 चाहिए। ऐसे चलते जाओ, कहाँ तक चाहिए, इससे जस्ट पहले भी आएगा A28 आएगा और A30। ये हुआ क्या, ये अपने को फाइंड करना है। दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √x को t। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 7t होल पावर 30। तो ये आएगा A0 + A1t + A2t स्क्वायर। चलते जाओ, A29 t पावर 29, लास्ट A30 t पावर 30। ठीक, अब ध्यान देना इसमें हम एक बार t की वैल्यू 1 डालते हैं। t कितना डालें, t की वैल्यू 1 डालो जरा इसमें दोनों तरफ। तो t की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा
1 डालोगे तो 7 + 1 8 हो गया, 8 पावर 30 हो जाएगा। सही बात है। इज इक्वल टू, ये बताओ 1 डालोगे तो दोनों तरफ डालना है ना 1, तो A0 + A1 + A2 ऐसे ये चलता जाएगा। क्या आएगा? A29 और फिर आएगा A30। सही बात है। इसी में एक बार हम t = -1 डाल देते हैं। t अगर -1 डालेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 - 7 बन जाएगा। -1 डालोगे तो 1 - 7 मतलब -6 पावर 30, तो 6 पावर 30 ही बन जाएगा क्योंकि पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। यह आएगा A0 - A1 + A2 - A3, चलते जाओ, यह आएगा -A29, पावर ऑड है ना, और ये इवन वाले में प्लस का आएगा। सही। अब देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, हमें जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या करना चाहिए। दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? ऐड करें क्योंकि हमें ये वाले टर्म्स चाहिए। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 8 पावर 30 + 6 पावर 30 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2 टाइम्स A0, ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। A1 A0 + A2 प्लस कितना आएगा? A4, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा? A30 तक जाएगा। सही बात है। यही अपने को फाइंड भी करना है। तो बताओ कितना आ गया? A0 + A2 + A4 up to A30। This is the sum of the coefficient of all the integral powers of x, that is equal to 1/2 of 8 पावर 30 + 6 पावर 30। आ गया समझ में? ये आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद एक नोट लिखेंगे बस। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैसे आएंगे, ध्यान से देखो सबसे पहले तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब डिसिमिलर टर्म्स की ही बात करते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 1 + x² + 3x³ + 5x² + 8x³। तो ये कितने टर्म्स? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स नहीं है ये। कितने टर्म्स है ये वाला तो ठीक है 1 है, और ये दोनों ऐड होके कितने बन जाएंगे? 6x², और ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे? 11x³। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 ही हुए। समझ गए ना? अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझना। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो x⁴ का काम खत्म करो। x⁴ x⁴ 6 है, तो x² को t एज्यूम कर लो। x² को क्या ले लेते हैं? t। तो अगर x² को t लोगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 + t² + t³ होल पावर कितना हुआ? 10। सही है? क्लियर? अब इसमें ये भी देखो, जब एक्सपेंड करोगे तो सबसे छोटी पावर कितनी मिल सकती है? t⁻0 वाली मिल सकती है। और सबसे बड़ी वाली पावर कितनी मिलेगी? 30। जब t⁻3 वाले मल्टीप्लाई होंगे सारे, मतलब एक तरह से ऐसे लिखोगे तुम, ऐसे कितने टाइम्स लिखोगे? 30 टाइम्स लिखोगे ना, ऐसे लिखते जाओगे। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स लिखोगे। तो जब ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी? 30। तो हाईएस्ट पावर 30 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब हमें ये देखना है सारे टर्म्स मिल भी रहे हैं कि नहीं। सारे टर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं वो अपने को इंश्योर करना है। उसके लिए हम देखो इसको क्या लिखने जा रहे हैं। इसके लिए हम इसको अभी लिख रहे हैं, इसको लिखो 1 + t²। इसको एक टर्म ले लो और इसको ले लेते हैं t⁻3। दूसरा टर्म होल पावर 10 लिखते हैं। सही है? अब हम इसको करने जा रहे हैं एक्सपेंड। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा। यह आएगा 10c0 1 + t² होल पावर 10। सही बात है? उसके बाद लिखो प्लस 10c1 1 + t² होल पावर कितना हो जाएगा? 9। सही बात है? 9 हुआ।
और साथ में आया टी क्यूब, सही बात, टी क्यूब आया ये, प्लस अब आएगा 10c2 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर कितना 8, सही बात है, इंटू टी पावर कितना होगा, टी पावर बोलो, टी क्यूब होल स्क्वायर मतलब टी पावर 6 बनेगा। ऐसे ये टर्म चलता जाएगा, सही बात है। एक और लिख लो चलो, 10c3 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर कितना, होल पावर 7, टी पावर टी क्यूब होल पावर अब 4 आएगा, मतलब सॉरी टी क्यूब होल पावर 3 आएगा तो 9 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा, बाकी टर्म्स भी अभी हम लिखेंगे, पहले इतना तो एनालिसिस कर लें। अब देखो जरा इसमें जब तुम ध्यान से देखोगे तो कहोगे देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे, देखो कांस्टेंट वाला टर्म आएगा टी पावर 0 वाला, बिल्कुल आएगा, टी पावर 0 वाला आएगा। उसके बाद टी स्क्वायर पावर 1 मतलब टी स्क्वायर वाला टर्म आएगा। फिर कौन सा आएगा, टी स्क्वायर होल स्क्वायर टी पावर 4 वाला टर्म मिलेगा। चलते जाओ, हाईएस्ट कितना मिलेगा, टी पावर 20 वाला, सही है, मतलब इवन वाले मिल रहे हैं, 20 वाले गायब हमें भी, टी पावर 1 वाला गायब, टी पावर 2 वाला गायब, सॉरी टी पावर 3 वाला, ऑड वाले सारे गायब हैं, ऑड पावर्स वाले, ठीक, कोई बात नहीं। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ध्यान दो, इसके एक्सपेंशन में भी यही सारे टर्म्स आएंगे, टी पावर 0 वाला आएगा, टी स्क्वायर वाला आएगा, टी पावर 4 वाला आएगा एंड सो ऑन। लेकिन वो हर एक टर्म हाईएस्ट कितना आएगा, टी पावर 18 आएगा, वो सारे टी क्यूब से मल्टीप्लाई होंगे। तो बताओ जो टी पावर 0 वाला टी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो किसका बनेगा, वो बनेगा जाके टी पावर 3 का, सही है। फिर अगला जो आएगा अपना जो टी स्क्वायर वाला आएगा वो टी पावर 3 से मल्टीप्लाई होके कौन सा बनेगा, टी पावर 5 का, ठीक है ना। फिर जो टी पावर 4 वाला है वो टी क्यूब से मल्टीप्लाई होके टी पावर 7 का। तो जो यहाँ मिस हो रहे थे वो सारे मिल रहे हैं देखो, और साथ में एक एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, टी पावर 19 भी मिलेगा डेफिनेटली, सारे ऑड मिल रहे हैं, और टी पावर 21 भी मिल रहा है। कब, जब हाईएस्ट वाला मिलेगा, टी पावर 18 आएगा, टी स्क्वायर होल पावर 9 वाला टी पावर 18 बनेगा, और टी क्यूब से मल्टीप्लाई होके टी पावर 21 का मिल गया। तो देखो यहाँ तक अगर हम देखें तो ये कौन कौन से टर्म्स हमें मिल चुके हैं, अभी कंफर्म मिल गए, देखो कौन कौन से, टी पावर 0 वाला मिल गया, फिर टी पावर 1 वाला नहीं मिला, ये ध्यान दो, लेकिन टी स्क्वायर मिला, टी क्यूब मिला, सही बात है, टी पावर 4 मिला, ये सारे मिल रहे हैं। कहाँ तक मिल रहे हैं देखो, टी पावर 21 तक के सारे मिल गए, केवल टी पावर 1 वाला नहीं मिला, टी पावर 1 वाला नहीं मिला। लेकिन अभी हमें और देखना है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 30 हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। इसका मतलब अभी हमें यहाँ से दौड़ना है और 30 तक पहुँचना है, देखना है कोई बीच में गायब तो नहीं हो रहे हैं। तो अब जब इस वाले को देखोगे, बताओ इस वाले में जब एक्सपेंड करोगे तो मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम छोड़ो, अब तो हम मैक्सिमम वाली बात करेंगे। जब 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16 बनेगा, 16 टी पावर 16 टी पावर 6 से मल्टीप्लाई होके टी पावर 21 का मिल जाएगा। तो टी पावर 20 मिल चुका था, टी पावर 22 मिल गया, देखो मिल गया, क्योंकि 8 2 16 16 प्लस 6 22 वाला भी मिल गया। इसमें देखो ज़रा 7 2 14 14 प्लस 9 कितना हुआ, 14 प्लस 9 हाईएस्ट पावर, 14 प्लस 9 कितना हो गया 23, टी पावर 23 वाला भी मिल गया। इसका मतलब ये सारे मिलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ज़रा हाईएस्ट वाला भी चेक कर लो, हाईएस्ट कौन सा लास्ट वाला जब टर्म आएगा, इसमें कौन सा टर्म आएगा, 10c, चलो इससे पहले वाला देख लो, 9 वाला पहले देख लो, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और टी पावर कितना आएगा, टी पावर 3 होल पावर 9 27 आएगा, सही है। तो यहाँ देखो हाईएस्ट टी स्क्वायर आया, टी पावर 27 से मल्टीप्लाई होके किसका बन गया, टी पावर, बोलो किसका बन गया, 29 तक। ऐसे चलता जाएगा, टी पावर 29 भी मिल जाएगा। और जब लास्ट वाला लिखोगे
लास्ट वाला टर्म लिख लो, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा वो भी बताओ, प्लस फिर प्लस, लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं, देखो लास्ट वाला टर्म आएगा 10c10 और t पावर 3 होल पावर 10 30, सही है। इसका मतलब t पावर 30 वाला टर्म भी हमें मिल गया। कहने का मतलब है हमें सारे टर्म्स मिल रहे हैं, t पावर 0 से लेकर t पावर 30 तक के सारे टर्म्स मिल रहे हैं, बस t पावर 1 वाला नहीं मिल रहा है कहीं भी। अच्छा ये मत देखना कि आगे मिल जाएगा t पावर 1, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ t पावर 0 से स्टार्ट होगा और t पावर 6 से मल्टीप्लाई होके t पावर 6 या उससे हायर ही मिलेंगे, इसमें t पावर 3 या उससे हायर ही मिलेंगे, इस पे t पावर 9 या उससे ही हायर मिलेंगे, तो t पावर 1 कभी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब टोटल कितने टर्म्स होंगे, आंसर बता दो। आंसर हो गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे मिलेंगे, और बाकी में जो रिपीट हो रहे होंगे वो ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो कोई नया टर्म नहीं मिलेगा, मिलेंगे इसी के यही वाले टर्म्स। तो ये तो हो गए अपने 29 और एक ये 1 30 हो गया, ये वाला गायब हो गया, ठीक है ना। अगर ये भी मिलता तो 31 टर्म्स होते, अभी कितने टर्म्स होंगे 30 टर्म्स, तो आंसर हो गया इसका 30, ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट इसमें नोट कर लो, पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस 1 क्यूब, इसके फैक्टर कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी और बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आया कि x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वन, सो दिस इम्प्लाइज दिस। और फर्दर हम ये भी कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसको नीचे ले जाएं, इस वाले टर्म को नीचे ले जाएं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x पावर 1/3 किसके इक्वल हो गया, ये हो गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 1/3 प्लस 1। जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या हुआ, x माइनस 1 एक क्यूब, इसको लिख सकते हैं x पावर 1/3 होल पावर 3 माइनस 1 क्यूब, इसका मतलब x माइनस 1 कैन बी रिटन है, उसके फैक्टराइज कर दो, इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब से। दिस इम्प्लाइज, बोलो अगर ये वाला टर्म हम नीचे ले जाएं तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x पावर 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा अगला वाला देखो, x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ऐसा लिखोगे तो यहाँ ये जरूर लिख देना इफ x नॉट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी ऐसा लिख पाएंगे। तो x माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर दिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो x पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे लेकिन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि x जो है अपना वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी x पावर 1/2 होल स्क्वायर लिख पाओगे, या x 0 होगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अगर हम लिख रहे हैं, देखो अगर ऐसा लिख रहे हैं तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी क्या, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि नहीं तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, यहाँ मत बोल देना कि इसको ऐसे लिखने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, -1 पावर 1/3 -2 पावर 1/3 सब रियल वैल्यूज होंगी, लेकिन -1 पावर 1/2 रियल वैल्यू नहीं होगी, तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग ये। अच्छा अगर ऐसे लिख रहे हो, ठीक है ना, तो भी इसमें कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन होगी x कैन नॉट बी 1, क्योंकि 1 होते ही नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।